मैं एक जागीरदार का ड्राइवर था। इसकी बेटी को रोज़ कॉलेज से लाने और छोड़ने की मेरी जिम्मेदारी थी। एक दिन जब मैं इसकी बेटी को कॉलेज छोड़ने गया तो वो बहुत रो रही थी। कहने लगी, मेरा बाप जायदाद की खातिर मेरी शादी अपने औबाश भतीजे से कर रहा है। जब मैंने इसकी तस्दीक की तो वो वाकई शराबी और औबाश था। इस लड़की को भगाने में मैंने इसकी मदद की और बाद में इसने मुझे निकाह की पेशकश की तो मैंने इससे निकाह कर लिया। हमारे बीच ऊंच नीच की दीवार थी। मैं कभी इसके करीब ना जा सका और ना कभी इसने अपना हक मांगा। जब हम अपनी ज़िंदगी शुरू करने लगे तब अचानक रात को ज़ोर से दरवाज़ा धड़धड़ाया गया। सामने का मंजर देखकर मेरे उसान खता हो गए। सामने मैं एक जागीरदार का ड्राइवर था। इसकी बेटी को रोज़ गांव से शहर ले जाने और वापस छोड़ने की जिम्मेदारी मेरी थी। वो लड़की कॉलेज में पढ़ती थी। आज तक मैंने इस लड़की का चेहरा नहीं देखा था और मुझे कोई गर्ज भी नहीं थी। मेरे वालिद जागीरदार के पास ड्राइवर का काम करते थे, लेकिन जब से वो बीमार हुए ये काम मेरे ज़िम्मे लग गया। मैं देखने में खूबरू करियर जवान था, इसलिए जब अब्बा के बीमार होने पर मैं नौकरी के लिए गया तो वो जहांगीर मुझे सर से पैर तक बड़े गौर से देखने लगा। कहने लगा, फजल दीन पिछले कई साल से हमारे यहाँ काम कर रहा है। इसने आज तक हमारे घर की औरतों को नज़र उठाकर नहीं देखा और मेरी गुलशन, मेरी जान, मेरी इकलौती बेटी है। इसके लिए मैं किसी भी जवान ड्राइवर को रखने के हक़ में नहीं हूँ, लेकिन तुम फजल दीन के बेटे हो इसलिए मैं फजल दीन को इनकार नहीं कर सका। इसलिए इस बात का ख्याल रखना कि नमक हराम की हमारे पास बस एक ही सज़ा है और वो है सज़ाए मौत। मैंने कहा, जानता हूँ मालिक आप बेफिक्र हैं, आपकी इज़्ज़त मेरे लिए भी काबिल इज़्ज़त है। आपको मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी मालिक। हम गरीब ज़रूर हैं लेकिन बहन बेटी की इज़्ज़त का मतलब अच्छी तरह जानते हैं। मेरी बात सुनकर जागीरदार खुश हो गया। वो लड़की नकाब में होती थी, इसके बावजूद मैंने कभी इससे आंख उठाकर देखने की भी कोशिश नहीं की, ना ही कभी इससे बात करने की कोशिश की। एक बार मैं इसे कॉलेज के गेट के पास छोड़कर वापस जाने लगा तो कुछ फासले पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। कुछ फासले पर जाकर रुक गई थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि गाड़ी को हुआ क्या है। मैं गाड़ी से नीचे उतरा और इसका बोनट खोलकर चेक करने लगा। शायद गाड़ी बहुत ज़्यादा हीट अप हो गई थी। इस वक्त मैंने देखा कि जंगीदार की बेटी कॉलेज के चौकीदार को कुछ पैसे दे रही थी। चौकीदार वो पैसे जेब में रख रहा था। इसके बाद एक गाड़ी आकर खड़ी हुई और जंगीदार की बेटी इसमें बैठ गई। इस गाड़ी में एक नौजवान था और गाड़ी वहाँ से जा चुकी थी। ये देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई। मैं गाड़ी में पानी की बोतल डाल चुका था। फ़ौरन से गाड़ी में बैठकर इस गाड़ी का पीछा करने लगा। गाड़ी एक पार्क के बाहर जाकर खड़ी हुई। वो दोनों पार्क के अंदर जाकर बैठ गए। मैं वहीं खड़ा रहा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लड़की कॉलेज के बहाने इस लड़के से क्यों मिल रही है। जैसे ही वो लड़की पार्क से बाहर निकले तो मैं सामने ही खड़ा था। मुझे देखकर इस लड़की की रंगत उड़ी थी, लेकिन वो नकाब में थी। वो समझी कि शायद मैंने इसे पहचाना नहीं। इससे पहले कि वो इस लड़के के साथ गाड़ी में बैठती मैं इसके सामने जाकर खड़ा हो गया। मैंने कहा, बीबी जी आप इस लड़के के साथ क्या कर रही हैं? वो कहने लगी, कौन हो तुम? मैंने कहा, अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं कौन हूँ और मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप कौन हैं। मेरे साथ चलें, मैं आपको सीधा घर लेकर जाऊँगा और मालिक को भी बताऊँगा कि आप कॉलेज के बहाने एक लड़के से मिलती हैं। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं वो लड़की नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैंने कहा, आप मेरे साथ गाड़ी में बैठें, आपको हवेली लेकर जाता हूँ, आपकी गलत फहमी भी दूर हो जाएगी और मेरी भी। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ जो अपने मालिक की बेटी को ना पहचान सकूँ। आप साथ पर्दों में भी होंगी तो भी मैं आपको पहचान लूँगा। मेरी बात सुनकर वो नौजवान बहुत घबरा गया था। वो फ़ौरन से अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। वो लड़की खामोशी से जाकर मेरी गाड़ी में बैठ गई। मैंने गाड़ी घर की जानब ले जानी शुरू कर दी। वो कहने लगी, प्लीज़ मेरे पापा से कुछ मत कहना। मैंने कहा कि आपका पापा आप पर एतबार करके आपको कॉलेज भेजता है तालीम हासिल करवाने के लिए, इसलिए नहीं कि आप अपने पापा की आंखों में धूल झोंक कर किसी लड़के के साथ वक़्त गुजारें।
कहने लगी कि इसे मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ़ कर दें। मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूँगी, लेकिन खुदा के लिए मेरे बाप से कुछ मत कहना। मैंने इस लड़की की बात मान ली और इसे वापस घर लाकर छोड़ दिया। घर आकर इसने ये बहाना किया कि कॉलेज की छुट्टी जल्दी हो गई थी। इसके बाद मैंने ये करना शुरू कर दिया कि जब वो कॉलेज में पढ़ती रहती, मैं कॉलेज के बाहर गाड़ी लेकर खड़ा रहता, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी थी कि मैं इसकी बेटी की कड़ी निगरानी करूं। एक बार मालिक ने कहा कि उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता अपने भतीजे से कर दिया है और हवेली में बहुत बड़ा फंक्शन है, इसलिए सारे इंतज़ामात मुझे देखने होंगे। मैंने कहा, ठीक है मालिक, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। हवेली को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था और हवेली की बैरूनी तरफ वो वसी किस्म का लान बना हुआ था। वहीं पर मंगनी की अरेंजमेंट की गई थी। सारे इंतज़ामात मैं संभाल रहा था और देख भी रहा था कि जब मेरी नज़र हवेली की जानब बेख्तियार उठी, वहाँ खिड़की पर वही लड़की खड़ी थी। पहली बार मैंने इसका चेहरा देखा था, अलबत्ता इसकी आंखों को मैं अच्छे तरीके से पहचानता था, क्योंकि नकाब में बस एक इसकी आंखें ही थीं जो नज़र आती थीं। इस वक्त शायद वो मुझे ही देख रही थी। मैंने इसकी तरफ देखा तो वो मुझे देखकर अपने आंसू साफ करके खिड़की से पीछे हट गई। पता नहीं क्यों मुझे ये लग रहा था जैसे वो इस रिश्ते से नाखुश है, लेकिन मैं गुलाम था, मुलाजम था, चाहकर भी इसकी कोई मदद नहीं कर सकता था। और वैसे भी ये तो वो भी अच्छे तरीके से जानती थी कि वो जहांगीरदार की बेटी है, बीवी भी किसी जहांगीरदार की ही बनेगी, किसी आम इंसान की तो नहीं। कुछ ही देर में मेहमान आने शुरू हो गए। मंगनी का जब फंक्शन हो रहा था, इस वक्त मैं बाहर ही बैठा था, क्योंकि हम मुलाजमीन को अंदर जाने की इजाज़त ना थी। वो जहांगीरदार अपनी औरतों से सख्त पर्दा करवाता था और था भी बहुत सख्त मिजाज का। अगले रोज़ जब मैं इस लड़की को कॉलेज छोड़ने के लिए जाने लगा तो वो पूरे रास्ते सिसकियों से रो रही थी। पता नहीं क्या था, इसकी सिसकियाँ सुनकर मेरे दिल को कुछ हुआ था। बहुत जी चाहा कि इससे पूछूं कि वो क्यों रो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं शायद वजह मैं जानता था। यकीनन इस लड़के के लिए रो रही होगी जिसके साथ वो पार्क में जाती थी। मैं कॉलेज के बाहर गाड़ी लेकर खड़ा हो गया। वो गाड़ी से उतरी, वो कॉलेज के अंदर चली गई। छुट्टी तक मैं वहीं बैठा रहा। वो कॉलेज से बाहर आई तो गाड़ी के पीछे बैठ गई। वो अब भी रो रही थी। फिर मुझसे कहने लगी कि तुम बहुत पत्थर दिल इंसान हो, तुम्हारे दिल में शायद दिल ही नहीं है। मैंने कहा, मैं समझा नहीं बीबी जी। कहने लगी, जिस कज़न से मेरा बाप मेरा रिश्ता करना चाहता है वो अच्छा इंसान नहीं है, एक नंबर का शराबी है, नशा भी करता है, मार पीट भी करता है और वो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। मैंने कहा कि आप अपने वालिद से बात करें। वो कहने लगी, मेरे बाप को मुझसे कोई गर्ज नहीं, इसे सिर्फ अपनी दौलत से गर्ज है कि इसकी दौलत कहीं बाहर ना जा सके, हवेली के मकीनों में ही तकसीम हो जाए। मेरे बाप को बेटी से ज़्यादा अपनी इज़्ज़त और दौलत प्यारी है। हमारे ख़ानदान में जुल्म ज़्यादती का निशाना सिर्फ काम वाली औरतें नहीं बनती, हवेली में रहने वाली जंगीदार की बेटियां भी बनती हैं। अपनी जायदाद को अपने पास रखने के लिए हमारी शादी तो किसी वारा लड़के से कर दी जाती है या फिर बेजोड़ रिश्ता जोड़ दिया जाता है। और अगर कहीं रिश्ता ना मिले तो कलाम पाक से शादी कर दी जाती है। सारी ज़िंदगी के लिए इसे कुरान पाक के साथ एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। इसे पाक बीबी का नाम दे दिया जाता है। पता नहीं ये जुल्म ज़्यादती कब ख़त्म होगी। खुदा के लिए तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार रहूँगी। मैंने कहा कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं एक ग़ुलाम हूँ और मेरे वालिद ने सारी ज़िंदगी मालिक की नमक हलाली में गुजारी है। मैं जानता हूँ आपका साथ जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन मैं एक गरीब इंसान हूँ, इसलिए चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर सकता, वरना मालिक मुझे नहीं छोड़ेंगे। तेरी बात सुनकर वो कहने लगी कि ठीक है, मैं तुम्हारी मजबूरी को भी समझती हूँ, मेरे पास बस एक ही रास्ता बचता है।
कि मैं ज़हर खाकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूं। इसकी ये बात सुनकर मेरी गाड़ी को ब्रेक लगी थी। मैंने पहली बार पीछे पलटकर देखा, वो अपने आंसू साफ कर रही थी। मैंने कहा, देखें, आप ऐसा कोई कदम ना उठाएं। हो सकता है कि जिससे मालिक आपकी शादी करना चाहते हैं वो कल को सुधर जाए, एक अच्छा इंसान बन जाए। कहने लगी, कभी नहीं, कभी तुमने शराबी और नशेड़ी को भी बदलते देखा है। मैं जानती हूँ कि वो एक मेरे साथ जानवर वाला सलूक करेगा, मुझे मारेगा, पीटेगा, मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करेगा। और मेरा बाप तो उफ तक भी नहीं करेगा, क्योंकि इसे सिर्फ अपनी जायदाद से गर्ज है जो इसके पास ही रहेगी। इस लड़की को वापस हवेली छोड़कर रात को जब मैं अपने घर गया तो मुझे ठीक से नींद नहीं आ रही थी। मैं इस लड़की के बारे में सोच रहा था। वाकई वो जंगीदार की बेटी होकर भी मजलूम थी, बेकसूर थी। मैं चाहकर भी इसकी मदद नहीं कर सकता था। एक बार वो मुझसे कहने लगी, अगर तुम मेरी मदद कर दो और मुझे भगाने में मेरा साथ दो तो मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार रहूँगी। तुम नहीं जानते कि वो शख्स कैसा है, वो मुझे मार डालेगा। वो बहुत बुरा शख्स है। मैं जानता था कि जिससे मालिक ने अपनी बेटी की मंगनी की है वो एक याश किस्म का नौजवान था, शराबी भी था और हर किस्म का नशा भी करता था और यकीनन औरतों पर हाथ भी उठाता होगा। पता नहीं मालिक को अपनी बेटी से मोहब्बत थी या फिर पैसे से प्यार था। मैंने सोचा कि मुझे इसकी मदद कर देनी चाहिए, फिर जो होगा देखा जाएगा। मैंने कहा, जिस लड़के के साथ तुम कॉलेज से जाती थी, क्या वो वाकई अच्छा इंसान है? कहने लगी, मैं इसके बारे में भी कुछ नहीं जानती, बस मुझे लगा अपने कज़न से पीछा छुड़वाने के लिए वो मेरे लिए बेहतर साबित हो सकता है। मैंने कहा, क्या वो तुम्हारी मदद कर सकता है? अगर मैं तुम्हें इस तक पहुंचा दूं तो वो तुम्हें इज्जत की ज़िंदगी देगा? वो रोने लगी, कहने लगी, मैं ये भी नहीं जानती। मैंने कहा कि तुम फिर क्या चाहती हो? वो कहने लगी, ऐसा करो कि तुम मुझे किसी ऐसी जगह छोड़ दो जहाँ मैं महफूज रह सकूँ और अपने बाप के हाथ ना लग सकूं। मैंने कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। मैंने अपने एक दोस्त से बात की, क्योंकि शहर में मेरा एक ही दोस्त रहता था, वो भी अमीर घराने की लड़की का ड्राइवर था। मैंने इससे कहा कि मैं अपनी बीवी को गांव से शहर लाना चाहता हूं और इसे 1 महीने के लिए पनाह की ज़रूरत है। मैं जानता था कि वो शादीशुदा है और बीवी बच्चों वाला है। वो काफ़ी शरीफ इंसान भी है। वो एक दो बार मुझे अपने घर भी ले गया था। काफ़ी साफ़ सुथरा माहौल था। कहने लगा, ठीक है। मैंने अपने मालिक की बेटी को अपनी बीवी कहकर इसके घर छोड़ दिया और फिर वापस गांव चला आ गया। लेकिन जब मैं इसे कॉलेज लेने गया तो मैंने वहीं से फ़ोन कर दिया कि मालिक, बेगम साहिबा तो कॉलेज में नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई है, पूरा कॉलेज खाली है। मैं इन्हीं का इंतज़ार कर रहा हूँ। इसका मोबाइल मैं पहले ही फेंक चुका था ताकि इसका बाप इस तक ना पहुँच सके। ये सुनते ही इसका बाप पूरी तरह से घबरा गया। कहने लगा कि वो कहाँ जा सकती है, तुमने इसका ख्याल क्यों नहीं रखा? मैंने कहा, आप ही ने तो मुझे काम से बुलाया था कि कॉलेज छोड़कर फ़ौरन से मेरे पास आ जाओ। मैंने कॉलेज छोड़कर वापस आ गया। अब मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ है। बहरहाल मैं बहुत छानबीन की गई, पूछताछ भी की गई, लेकिन किसी को वो भी कुछ नहीं पता चला कि वो कहाँ गई है। मुझसे भी बहुत पूछा गया। मैंने कहा कि मुझे तो आपने ही काम पर बुला लिया, वरना मैं तो इसके कॉलेज के बाहर ही खड़ा रहता था। कहने लगे कि इसने कभी तुमसे कोई ऐसी बात तो नहीं की थी? मैंने कहा, मुझसे तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, वो तो कोई बात करती ही नहीं थी। बहरहाल मेरी भी बहुत तफ्तीश की गई, पुलिस से भी करवाई गई, लेकिन हर तरफ से इनको मायूसी हो चुकी थी। 15 से 20 दिन बहुत भागदौड़ की गई, लेकिन पता ही नहीं चला कि वो गई कहाँ है और कहाँ नहीं। हम मेरे बाबा भी बेहद परेशान थे। इसके दोस्तों को भी किसी बात का कोई इल्म नहीं था। मालिक ढूंढ ढूंढ कर थक चुके थे, लेकिन कहते थे कि जैसे वो नज़र आए इसे मार दिया जाए। अंदर से मैं भी बहुत खौफजदा था। अपने फ़ोन से किसी से बात भी नहीं कर रहा था कि कहीं मेरा नंबर ट्रेस ही ना किया जा रहा हो। 1 से 1.5 महीना गुजर गया। अब भी मालिक की गाड़ी चलाता था ताकि इन्हें शक ना हो, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि वो अपनी फैमिली के साथ कुछ अरसे के लिए यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत बदनामी हो चुकी है। मुझे कुछ दिन छुट्टी मिल गई थी। जैसे वो लोग बिरौने मुल्क जाने के लिए रवाना हो गए, मैं अपने दोस्त के घर आया तो मालिक की बेटी, जिसका नाम हिना था, मेरा बहुत शुक्रिया अदा कर रही थी।
मैंने कहा कि आपके सर सब घर वाले जा चुके हैं, अब आप जहाँ चाहें जा सकती हैं। वो कहने लगी कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं किसी को भी नहीं जानती, किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती। मैंने कहा तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मालिक वापस आएंगे तो मुझे तो वहीं नौकरी करनी है, इन्हीं के घर में पर। कहने लगी ऐसा करो तुम मुझसे शादी कर लो। मैंने कहा क्या दिमाग ख़राब है आपका, मैं आपसे शादी कर लूँगा तो मालिक मुझे छोड़ेंगे नहीं। वो कहने लगी मैं सारी ज़िंदगी पर्दे में रह लूँगी, घूंघट निकाल के रहा करूँगी, किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम्हारी बीवी कौन है। मैंने कहा और अगर पता चल गया तो क्या होगा। कहने लगी नहीं पता चलेगा। मैंने कहा मैं आपको कोई भी याशियाँ नहीं दे सकता। कहने लगी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं अपने कज़न से शादी नहीं करना चाहती थी और मैं जानती हूँ कि मेरा बाप मुझ पर रहम नहीं खाएगा। मैंने इससे निकाह कर लिया और इसे अपने घर ले आया। मेरी वालदा वैसे भी हयात ना थी, बस एक वालिद थे, वो बहुत बूढ़े हो चुके थे, बीमार रहते थे। मैंने हिना को एक स्याह रंग ला कर दिया। मैंने कहा कि वो इसे अपने हाथों और चेहरे पर मल लिया करे ताकि लगे कि इसका रंग बहुत ज़्यादा स्याह और काला है, वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है, और कोशिश करें कि साफ से पर्दा करे। वैसे भी जितना सख्त पर्दा इसके घर में किया जाता था, गांव के मर्द और औरतों ने भी कभी इनकी बहू बेटियों के चेहरों को नहीं देखा था। वो हर वक्त वही स्याही अपने चेहरे और हाथों पर मल के रखती थी। चंद माह बाद मालिक वापस आ चुके थे। मेरे वालिद इन दिनों बहुत बीमार थे। फिर मेरे वालिद का भी इंतकाल हो गया। मालिक कहने लगे कि मुझे अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने एक नया ड्राइवर रख लिया है। मैंने कहा ठीक है, मैं शहर जाकर नौकरी ढूंढ लेता हूँ। मैंने हिना को टोपी वाला बुर्खा ला कर दिया ताकि दूसरे बुरखे में इसका बाप इसे पहचान ना ले। हाथ पांव इसके वैसे भी काले थे। मैं शहर जाने से पहले इसे वेली में लेकर आया। मैंने कहा साईं ये मेरी बीवी है। कहने लगे अच्छा तो तुमने शादी कर ली। मैंने कहा जी हाँ, मैं अपने शहर जा रहा हूँ, इसलिए सोचा कि आपसे मिलवा कर जाऊँ। कहने लगे ठीक है, अगर कभी मुझे तुम्हारी ज़रूरत हुई तो मैं तुम्हें ज़रूर बुला लूँगा। मैंने कहा जैसे आप चाहें। ये कहकर मैं इसे बस में लेकर बैठ गया। वो बहुत खौफज़दा थी। कहने लगी कि तुम मुझे क्यों लेकर गए। मैंने कहा कि अगर मैं ना लेकर जाता तो वो मुझ पर शक करते कि पता नहीं मैंने किससे शादी की है। मैंने शहर में भी एक ड्राइवर की नौकरी ले ली थी और एक छोटा सा घर भी ले लिया था। मेरा हिना से सिर्फ निकाह हुआ था। अब तक मेरे और इसके बीच में ऐसा कोई भी रिश्ता कायम नहीं हुआ था। ना कभी इसने अपना हक मांगा और ना ही मैंने। शायद हमारे बीच ऊंच नीच की दीवार थी जो पूरी तरह से हायल हो चुकी थी। ना इसे खाना बनाना आता था और ना ही घर का कोई काम आता था। जब मैं रात को वापस आता तो खाना भी मुझे बनाना पड़ता। आहिस्ता आहिस्ता मैं इसे खाना बनाना सिखाने लगा। सफाई सुथराई तो वो जैसे तैसे कर ही लेती थी, लेकिन वो जल्द रोने भी लगती थी। प्याज काटती तो उंगली कट जाती तो इसकी आंखों से आंसू बहने लगते। मैं इसे तासुब से देखने लगता, फिर इसके हाथ से छुरी और प्याज लेकर खुद काट काट देता। 3 महीने लगे थे, मगर वो गुजारे वाला खाना पकाने लगी थी। रोटियां इसकी अब भी टेढ़ी मेरी ही होती थीं, लेकिन खाई जा सकती थीं। मेरी तरफ से सबका ध्यान हट चुका था, इसलिए मेरी तवज्जो मेरे घर की तरफ थी। मैं हैरान था कि वो इतने अमीर होने के बावजूद कैसे सब कुछ सीख गई थी। अक्सर लाइट बंद होती तो हम दोनों सेल में बैठकर बातें करने लगते। वो कहने लगी कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने मेरी जान बचाई। मैंने कहा कि मैं नहीं जानता कि क्यों, लेकिन गांव में चाहे आम औरत हो या फिर जंगीरदार के घर की औरत, इसके साथ जुल्म सितम ज़रूर होता है। ये जो पैसे की खातर लड़कियों को गायें और बैल समझकर ब्याह दिया जाता है, जो कि सरासर जुल्म है और ज़्यादती है। वो कहने लगी ऐसा ही होता है। मैंने कहा कि तुमने आगे के बारे में क्या सोचा है। कहने लगी कि क्या सोचूं। मैंने कहा जब तुम्हें कोई लड़का पसंद नहीं है तो तुम ज़िंदगी कैसे गुजारोगी। कहने लगी तुम्हारे साथ गुजारूंगी। ये सुनकर मैं खामोश हो गया। मैंने कहा ऐसे जैसे हम गुजार रहे हैं। मेरी बात सुनकर वो नज़रें चुरा गई। कहने लगी नहीं, वैसे ही जैसे सब गुजारते हैं। मैंने कहा लेकिन मैं तो बहुत गरीब हूँ। कहने लगी तो क्या हुआ, तुम इंसान तो हो, उससे जानवर जैसा सलूक तो नहीं करोगे। मैंने कहा नहीं, मैं तो तुम्हें पलकों पर बैठा कर रखूँगा। हाँ,
माली तंगी दे सकता हूँ, लेकिन कभी तुम्हारे साथ बदसलूकी नहीं करूँगा। कहने लगी, कोई बात नहीं, हम मिलकर गुजारा कर लेंगे, कभी चटनी से कभी प्याज से। रोटी खाना आसान है पर थप्पड़ खाना बहुत मुश्किल है। मैंने सोचा, जब लड़की को कोई इतराज़ नहीं तो मेरे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती है तो मुझे भी ज़िंदगी की इब्तिदा कर लेनी चाहिए। मैंने कहा, ऐसा करो, रात को तैयार हो जाना। मेरी बात सुनकर वो शर्माने लगी, लेकिन इसी रात जब मैं इसके कमरे में गया, बाहर का दरवाज़ा बुरी तरह से ज़ोर से थरथराया गया था। मैंने कहा, तुम बैठो, मैं देखता हूँ। जब मैंने देखा तो बाहर चौधरी के लोग थे। मेरा गिरेबान पकड़ लिया। कहने लगे, हमें पहले ही तुम पर शक था, हम कब से तुम्हारी तलाश में लगे हुए थे और आज हमने तुम्हें देख ही लिया। वो घर के अंदर घुस गए, मुझे मारने लगे। मैं भी इन्हें मार रहा था। शोर की आवाज़ सुनकर हिना बाहर आ गई। चौधरी के मुलाजम इसे पकड़कर अपने साथ ले जाने लगे, लेकिन मैंने इनके हाथ से बंदूक छीनकर इनके पाँव पर गोलियां मार दीं। सब के सब जख्मी हो गए और मैं हिना का हाथ पकड़कर इसे बाहर ले गया। मैंने इन सब के पाँव को जख्मी कर दिया था। मैं जानता था कि कोई भी हमारे पीछे नहीं आ सकता। वहीं से मैंने स्टेशन के लिए रिक्शा पकड़ा और लाहौर की टिकट करवा ली। हम नहीं जानते थे कि हमारे साथ क्या होना है, लेकिन मैं इस शहर से बहुत दूर जाना चाहता था। हिना को लेकर लाहौर आ गया। मैंने फिर ड्राइविंग की नौकरी ले ली और एक घर किराए पर ले लिया था और अपनी ज़िंदगी की इब्तिदा भी शुरू कर दी थी। आहिस्ता आहिस्ता मेरे मालिक का एतमाद मुझ पर बढ़ने लगा। उन्होंने मेरी तनख्वाह बढ़ा दी थी। हिना मेरे साथ बहुत खुश थी, क्योंकि औरत को मोहब्बत के साथ साथ इज़्ज़त की ज़रूरत होती है। अक्सर मुझसे कहती कि मैं हमेशा मर्द की माँ से डरती थी, क्योंकि मेरा बाप मेरी माँ को ज़रा ज़रा सी बात पर बहुत मारता था और मैं बचपन से यही देखती आ रही थी। हमारे घर में औरत पर हाथ उठाना मायूब नहीं बल्कि मर्दानगी की निशानी समझा जाता था और मुझे बहुत खौफ आता था। मेरा वो कज़न भी ऐसा ही था, शराबी याश किस्म का। गांव की जो लड़की से पसंद आती वो इसे छोड़ता नहीं था, इसकी इज्जत को बर्बाद कर देता था। पहली बार मैंने तुम्हारी आंखों में शराफत देखी थी। मैंने आज तक तुम्हें आंख उठाकर खुद को देखते हुए नहीं देखा था। तुम नज़रें झुकाए बस अपने काम से काम रखते थे, लेकिन मैं जानती थी कि तुम मेरे बाप के वफ़ादार हो, कभी भी गद्दारी के बारे में नहीं सोचोगे। और फिर मेरी एक दोस्त का भाई मुझे पसंद करने लगा। मैं घर से फ़रार होना चाहती थी, इसलिए सोचा कि शायद वो मुझे प्रोटेक्ट कर सकता है। मैंने अपने दोस्त से कहा कि मुझे भी इसका भाई अच्छा लगता है। फिर वो लड़का मुझसे मुलाकातें करने के लिए इसरार करने लगा, लेकिन जब तुमने मुझे इसके साथ पार्क में देखा तब मैंने इसे अपने ख़ानदान की सारी हकीकत बताई तो वो साफ मुकर गया। कहने लगा कि तुम्हारा बाप जंगीदार है, वो तो मुझे मार डालेगा और मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत अजीज़ है। मैं ज़रा सी मोहब्बत की खातर अपनी जान नहीं दे सकता। इस दिन मुझे लगा था कि मेरे लिए बचाव का कोई और रास्ता बचा ही नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हारी मिन्नत समाजत की। मैं इससे मोहब्बत भी करता था और इसे इज़्ज़त और एहतराम भी देता था। वो भी मुझे बहुत इज़्ज़त देखती थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी। अब तो बहुत अच्छा खाना पकाने भी लग गई थी। इसे देखकर कोई कह नहीं सकता था कि वो किसी जंगीदार की बेटी है। मेरे लाए हुए सादे से सूट को वो बहुत खुश होकर पहनती थी। सादे से चूड़ियाँ अपने कलाई पर पहनकर बहुत खुश होती थी। कहती थी, मेरे लिए सोने के जेवरात से बढ़कर ये हैं। हमारी शादी को काफ़ी साल गुजर गए, बात बहुत पुरानी हो गई, लेकिन आज भी जब भी मैं इसके लिए कांच की चूड़ियाँ लाता हूँ तो इसके चेहरे पर एक दिल फरेब सी मुस्कुराहट होती है। हमारी दो बेटियाँ हैं और एक बेटा है। मेरा मालिक मुझे अच्छी तनख्वाह देता है, क्योंकि मैं ईमानदारी से और वफ़ादारी से काम करता हूँ। मैंने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया और मेरी बीवी भी ट्यूशन पढ़ाती है। अखराजात में मेरी मदद भी कर देती है। हम दोनों खुश इसलिए हैं क्योंकि हमारे दरमियान इज़्ज़त और मोहब्बत दोनों हैं।